देखिए हीट वेव में 51 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हीट वेव में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर अकेले मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर के अंदर 14 लोगों की मौत की जानकारी है। इस तरीके से चंदौली की बात करें, एक आजमगढ़ की, एक औरैया में, एक संत कबीर नगर में, 2 चित्रकूट में 3 लोगों की मौत हुई है, महोबा में 13, मैनपुरी में 1, सोनभद्र में 15 लोगों की मौत हुई है। यूपी में हीट वेव का कहर बरप रहा है। लोगों को इस गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है और ऐसे में कई लोगों की जान जा रही है। आंकड़ा 50 का पार हो चुका है। अकेले यूपी की ही बात करते हैं तो 50 प्लस में मौत का आंकड़ा है। देखिए दिल्ली, एनसीआर, उत्तर भारत के राज्य इस वक्त जल रहे हैं। अब तो पहाड़ों पर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। हीट वेव लोगों की जान ले रही है और बड़ी बात यह कि कल कई राज्यों में थोड़ी थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये हीट वेव ने लोगों को परेशान कर दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं सकते। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी 49 तो कभी 50, कभी 48, इससे नीचे तापमान ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह की परेशानियां हो रही होगी। यूपी में हीट वेव बनी है काल का गाल और हीट वेव से 51 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग आंकड़े हैं। देखिए अगर बात यूपी की करते हैं तो 50 से ज़्यादा मामले हैं। दिल्ली में भी मौतें हुई हैं। पूरे देश भर से अलग अलग इस तरीके से मौत के आंकड़े सामने आए हैं। इसलिए लोगों से बार बार ये अपील भी की जाती है कि हीट वेव से बचें। अगर ज़रूरत नहीं है तो दोपहर में घरों से बाहर ना निकलें। अलग अलग राज्यों में लोगों को बचाने के लिए इंतज़ाम भी किए गए हैं। जैसे देखिए यूपी की ही बात करते हैं तो ये किया गया था कि जो मज़दूर हैं उनकी टाइमिंग्स में बदलाव किया गया। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते। बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं राज्यपाल मनोज सिन्हा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर। बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना करते और ये पहली पूजा हो रही है और इसके बाद लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू होगा। तो बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना करते मनोज सिन्हा की ये तस्वीर। रंजना, बिल्कुल वर्चुअली ये पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। तो देखिए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अब तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पहुँचने का उनका सिलसिला शुरू होगा। लेकिन आप देखिए एलजी मनोज सिन्हा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारियों को भी आप देख पा रहे हैं। राजभवन से ही वर्चुअली वो दर्शन कर रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए 29 जून से क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है, 25 जून को जानकारी दी गई थी कि पहला जत्था रवाना होने वाला है और उससे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन करते, पूजा करते वर्चुअली आपको एलजी नजर आ रहे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर दर्शन किए जा रहे हैं वर्चुअली बाबा बर्फानी के। बाबा बर्फानी की गुफा फिलहाल खोल दी गई है और उसके बाद पहला जत्था रवाना होगा, जिसके बाद 29 जून को सभी जो पहले जत्थे के श्रद्धालु हैं वो दर्शन करते हुए नजर आएंगे। चल लेकर छोड़ दे अनेना त्रिगेन पूजनेना श्रीनिधंबिके होइए तारा। ध्यान करते हुए सबसे पहले नंदी जी का ध्यान करें। ओम हरे राम ओम वीरभद्राय नमः। स्वामी कार्तिक जी का ध्यान करें। ओम स्वामी कार्तिकाय नमः। कुबेर जी का ध्यान करें। ओम कुबेराय नमः। कीर्तिमोहाय नमः। भगवान शेषनाग जी का ध्यान करें। ओम शेषनागाय नमः। अपने हाथ में करें। ओम ध्याये नित्या महेशा ओम श्री अमरनाथाय नमः। भगवान अमरनाथ जी का ध्यान करते हुए 4 बार जल छोड़े।
वो आप देख रहे हैं जो कि वर्चुअली बाबा बर्फानी के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एलजी ने तमाम श्रद्धालु को न्योता भी दिया था कि आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जरूर आएं। 29 जून से 19 अगस्त तक ये बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गुफा को खोला गया है और बाबा बर्फानी के दर्शन के खास महत्व और एलजी के द्वारा कई बार अपने संबोधन में कहा भी गया है और इससे पहले भी वो कहते हुए नजर आए थे कि आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने और अपनी दिव्यता को जागृत करने के लिए धार्मिक जीवन ही एकमात्र मार्ग है। और उन्होंने भक्तों से यहाँ पर संदेशवाहक बनने और समाज में भागवत के संदेश और दृष्टिकोण का प्रसार करने के लिए भी कहा था। और फिलहाल ये वर्चुअल दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से आ रही खबर का रुख करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक आज करने वाली है। बजट सत्र से पहले आज सुबह 11 बजे बैठक होगी। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ में ये बैठक होने वाली है। आपको अभी कुछ देर पहले हमने जानकारी दी थी कि जीएसटी को लेकर आज एक अहम बैठक बुलाई गई है और उस बैठक से पहले यहाँ पर एक और बैठक होगी। 11 बजे का उस बैठक का समय दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बैठक करती हुई नजर आने वाली है और बजट सत्र से ठीक पहले सुबह 11 बजे इस बैठक को रखा गया। अब इस बैठक में क्या कुछ होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ में आज जीएसटी काउंसिल की भी मीटिंग है और बताया जा रहा है कि ये 53वीं बैठक होने वाली है, यानी कि 53rd बैठक ये होने वाली है। करीबन 8 महीने के बाद में जीएसटी काउंसिल की होने वाली पहली बैठक ये होगी और उससे पहले 11 बजे एक और बैठक निर्मला सीतारमण के द्वारा बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आज दिल्ली आएंगे। जयपुर से उनका दिल्ली दौरा रहेगा आने का। केंद्रीय मंत्री आज दिल्ली आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आज दिल्ली आ रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। अब जयपुर से आज उनका दिल्ली आने का कार्यक्रम रहेगा। तो आज दिल्ली आ रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जाहिर तौर पर देखिए कई अहम मसलों पर चर्चा भी होगी उनके दिल्ली आगमन के साथ ही। बढ़ते खबरों में आगे बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में आज रहेगा ड्राई डे। कबीर जयंती के मौके पर ड्राई डे और शराब बेचने पर सख्त से कार्रवाई होगी। होटल क्लब में भी शराब परोसने की मंजूरी नहीं है आज। तो ये बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में आज ड्राई डे घोषित किया गया है। कबीर जयंती के मौके पर प्रदेश भर में शराब की दुकानें आज बंद रहेंगी। आदेश के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, क्लब में भी शराब बेचना और परोसने की मंजूरी नहीं है। इसे लेकर आबकारी विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दिया गया है और सभी जिलों के आबकारी अधिकारियों को अवैध शराब के परिवहन पर रोक लगाने के लिए भी कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां कबीर जयंती के मौके पर आज ड्राई डे घोषित, होटल क्लब में भी परोसने की मंजूरी नहीं है। तो सभी जिलों के आबकारी अधिकारियों को अवैध शराब के परिवहन पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। तो छत्तीसगढ़ में ड्राई डे आज घोषित किया गया है। कबीर जयंती के मौके पर प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में भी शराब बेचना और परोसने की मंजूरी नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। ममता बनर्जी ने लिखी है पीएम मोदी को चिट्ठी। तीनों क्रिमिनल कानूनों को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। जल्दी में पास किए गए कानून ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया 1 जुलाई से इनका लागू होना टालें, क्योंकि 1 जुलाई से ये तीनों जो नए कानून है, क्रिमिनल लॉ है, इन्हें लागू किया जाएगा। और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि इनको लागू करने से रोका जाए। और ये भी कहा है कि जल्दबाजी में ये कानून लागू किए गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई है कि तीनों क्रिमिनल कानूनों पर लागू होना फिलहाल टाल दें। जो फैसला है लागू करने का, इसको स्टे इस पर लगा दें और इन कानूनों को जल्दी में पास किया गया। ये तर्क ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है। बंगाल के सीएम ने संसद से किस तरीके से जो ये कानून है जो पास किए गए थे इसको लेकर आपत्ति दर्ज की और ये कहा कि ये सही नहीं है। ये तीनों क्रिमिनल लॉ, आपको याद होगा किस तरीके से इन तीनों क्रिमिनल लॉज पर काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। कुछ बदलाव किए गए थे और इन बदलाव के तहत ये कहा गया कि नोटिफिकेशन जारी किया गया 1 जुलाई से तीनों कानून लागू होंगे। लेकिन अब ममता बनर्जी ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। अगर आप देखेंगे ममता बनर्जी को वो एनआरसी
इसके अलावा सीएए को लेकर भी पहले ही आपत्ति जता चुकी हैं। सीएए को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि नागरिकता नहीं देनी चाहिए जैसे दी जा रही थी लोगों को जो हिंदुस्तान आए, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। कहा कि जो देश का मुसलमान है उनका हक इससे छीन जाएगा, उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अब उनको जो तीनों क्रिमिनल लॉ है इसको लेकर भी आपत्ति है और बाकायदा इसी को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। देखिए, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये तीनों विधेयक लोकसभा में ऐसे समय में पारित हुआ जब 146 सांसद सदन से निलंबित थे। उन्होंने कहा कि आपकी पिछली सरकार ने इन तीनों महत्वपूर्ण विधेयकों को एक तरफा और बिना किसी बहस के पारित कर दिया था और उस दिन लोकसभा के लगभग 100 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। लोकसभा के लगभग 100 सदस्यों का निलंबन जिसका जिक्र लेटर में है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में उस काले दौर में विधेयकों को तानाशाही पूर्ण तरीके से पारित किया गया और मामले की अब समीक्षा होनी चाहिए। मैं अब आपके कार्यालय से आग्रह करती हूं कि कम से कम कार्यान्वयन की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार करें और इसके 2 कारण हैं, नैतिक और व्यवहारिक। और इसके साथ ही बंगाल के बाद अब यूपी से आ रही खबर का जिक्र करते हैं। यूपी पुलिस पेपर लीक के पूरे केस में 900 पेजेस की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस चार्जशीट में 18 आरोपियों के खिलाफ में लिखा गया है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक के मामले में एसटीएफ ने शुक्रवार को चार्जशीट कोर्ट में पेश की और यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने मास्टरमाइंड रवि अत्री समेत 18 आरोपियों के खिलाफ में 900 पेज की चार्जशीट फिलहाल दाखिल कर दी और अब आगे की जो कार्रवाई है वो इसी के आधार पर होती हुई नजर आएगी। देखिए, तो बात हुई कार्रवाई की, अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। 6 राज्यों में मॉनसून की एंट्री, जो बड़ी जानकारी इस वक्त है, और एमपी झारखंड समेत 6 राज्यों इसमें शामिल हैं। जून में अब तक 77 मिलीमीटर की जो बारिश है वो हुई है, ये सामान्य से 17% कम है। दक्षिण पश्चिम मानसून 10 दिन थमे रहने के बाद शुक्रवार 21 जून को मध्य प्रदेश पहुंच गया मानसून। मध्य प्रदेश में मानसून डिंडोरी के रास्ते आया। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र, विदर्भ के हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गागे, पश्चिम बंगाल, इन रास्तों से आया है। तो कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ जहां हीट वेव से लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ अभी इन बौछारों से कहीं पर राहत तो कहीं पर आफत नज़र आ रही है। बिल्कुल, देखिए, कल दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिली है। आंधी बारिश ने जानलेवा गर्मी से राहत दिलाई, इसका जिक्र भी अखबारों में है। और दिल्ली की अगर बात करें तो पारा 4 डिग्री तक गिरा है। राजधानी का न्यूनतम तापमान कम होकर 28.4 डिग्री और अगले 5 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान है। फिलहाल राहत मिली कि देखिए, भीषण गर्मी से पूरे उत्तर भारत को निजात मिलने की अब संभावना है, क्योंकि प्री मानसून की बारिश कई जगहों पर हो रही है और बारिश मानसून की 6 राज्यों में एंट्री भी हो चुकी है। और ऐसे में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उससे अब राहत मिलने वाली नजर आ रही है। बढ़ते खबरों में आके बात झारखंड की करते हैं, जहां झारखंड में महिलाओं के लिए पहल और हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। 25 से 50 साल तक की उम्र वाली महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। अगस्त से खाते में पैसे आएंगे और झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चंपाई सरकार महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपये भेजेगी और सरकार की इस योजना का लाभ 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने की तैयारी अब तेज कर दी है। तो ये बड़ी खबर है झारखंड से, जहां झारखंड में महिलाओं के लिए ये पहल राज्य सरकार की तरफ से, चंपाई सरकार की तरफ से, और हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। 25 से 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिलने वाला और अगस्त से खाते में पैसे आएंगे, इसकी जानकारी सामने आई है। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में इस योजना का कितना फायदा, क्योंकि महिलाओं को तो होगा, लेकिन इससे सरकार को और पार्टी को, जेएमएम को खास तौर पर कितनी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि सफलता मिलती है इलेक्शन में, ये भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में इस साल विधानसभा चुनाव इन 4 राज्यों में होने हैं। चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश सामने आया है, 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट अपने अपडेट कर लें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है इन राज्यों को, इनमें महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ये राज्य शामिल है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और चुनाव आयोग ने राज्य में वोटर्स लिस्ट में अपडेशन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। ये काम 20 अगस्त तक पूरा होना होगा। तो देखिए, एक तरफ इलेक्शन होने, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन चारों राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तैयारियां पूरी कर लीजिए, वोटर लिस्ट को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आप देखिए जो 18 साल से ऊपर जो लोग हो जाते हैं, क्योंकि वो वोट कर सकते हैं, यानी कि इसी को लेकर नए वोटर्स भी ऐड होते हैं वोटर लिस्ट में, और भी कुछ लोग कहीं चले जाते हैं, कुछ नए लोग आ जाते हैं किसी जगह पर। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया इसे आप वक्त रहते पूरा कर लीजिए।
और इस बीच अब अगली खबर वाराणसी से। वाराणसी में झूला डालडा के कारोबारी पर रेड की गई है। ईडी ने यहां पर झुनझुनवाला के 10 ठिकानों पर छापे मारे हैं। साथ साथ में 7 राज्यों के 10 ठिकाने इसमें शामिल है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने 100 फाइलों को कब्जे में लिया है, जब्त किया है। वाराणसी के उद्योगपति दीनानाथ झुनझुनवाला के खिलाफ में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। उनके वाराणसी स्थित आवास समेत 7 राज्यों के 10 ठिकानों पर सुबह 7 बजे एक साथ में छापेमारी की गई। अब किसी को भी अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सभी के मोबाइल भी सीज कर लिए गए हैं जो कि ईडी की टीम के पास में है। छापेमारी की जानकारी फिलहाल मिल रही है। बताया जा रहा है कि 100 फाइलें भी जब्त की गई। अब इन फाइलों में कई सारे राज छुपे हो सकते हैं जिनकी छानबीन अब ईडी की टीम के द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ती बात होगी फिरोजाबाद की, जहां पुलिस पर पथराव, आगजनी की तस्वीरें सामने आई। कैदी की मौत पर बवाल हुआ। फायरिंग पुलिस ने घसीट कर पीटा, 10 लोग इसमें घायल हुए हैं। फिरोजाबाद में बंदी की मौत के बाद बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया और आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर खड़ी बाइकों में आग लगा दी, एम्बुलेंस तोड़ दी। तो फिरोजाबाद से ये खबर और तस्वीर जहां पुलिस पर पथराव और आगजनी हुई है, फायरिंग में और घसीट कर बताया जा रहा है कि 10 लोग जख्मी हुए हैं। कैदी की मौत पर जमकर बवाल हुआ है और पुलिस ने घसीट कर पीटा है। 10 लोग इसमें घायल हुए। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीर देखिए फिरोजाबाद से, जहां इस खबर के सामने आने के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। और एआई से पेपर लीक रोकेगी योगी सरकार। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। 30 मिनट पहले टीचर्स तय होंगे। स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज में ही सेंटर्स होंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। योगी कैबिनेट जल्द इस पर मुहर भी लगाने वाली है। इसके मुताबिक जो अभ्यर्थी हैं उनके मिलान के लिए एआई का इस्तेमाल होगा। रेलवे बस स्टेशन के 10 किलोमीटर की रेंज में ही एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को जो अभ्यर्थी आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो कम से कम ये मानकर चलिए कि अपना एग्ज़ाम दे पाएँ, क्योंकि होता है कि काफ़ी डिस्टर्बेंस जाती है। कई बार बच्चे लेट हो जाते हैं, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। रेलवे स्टेशन यहाँ पर है 50-50 किलोमीटर भी, कभी कभी 10-10 किलोमीटर, 15-15, 25-25 किलोमीटर। अब आगे जो 10 किलोमीटर का तो दायरा सरकार तय करने वाली है। इसको लेकर हालांकि एक पूरा जो तैयारियाँ वो हो चुकी हैं, अब इसको लागू करने की तैयारी है। एआई से पेपर लीक को रोकने की योगी सरकार भी कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया हो या फिर इसके अलावा जैसे अभी नीट की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, इन परीक्षाओं में भी धांधली की तमाम खबरों के बाद में अब सरकारों को एक्टिव मोड में आना ही होगा। और ऐसे माफियाओं को लेकर एक तरफ जहां कानून को लेकर सूचना जारी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने अपने स्तर पर एआई का सहारा लेने का प्लान किया है कि एआई के सहारे के ज़रिए जो भी यहाँ पर देखिए अप्लाई कर रहे हैं उनको लेकर पूरी डिटेल जो है वो मिलने वाली है। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस अब इसमें होंगी। 30 मिनट पहले एक तो टीचर तय होंगे, यानी मतलब ऐसा नहीं कि पहले से प्लान होगा कि ये टीचर आने वाले हैं जो एग्जामिनेशन हॉल होता है वहाँ पर। इसके अलावा परीक्षा को लेकर जो नई गाइडलाइन है वो ये भी है कि एक तो टीचर्स एकदम फाइनल टाइम पर ही तय होंगे। दूसरा ये भी कि 10 किलोमीटर के दायरे में ही रेलवे स्टेशन का जो भी स्टेशन होगा उसके 10 किलोमीटर के दायरे में ही बच्चों के लिए जो स्कूल के जो सेंटर्स हैं उनको तैयार किया जाएगा। परीक्षा को लेकर ये नई गाइडलाइन है ताकि जो परीक्षा में धांधलीबाजी हो रही है उसको रोका जा सके। तो देखिए एआई से पेपर लीक पर अब रोक लगाने की तैयारी में सरकार और इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसी बीच बढ़ते खबरों में आगे और बड़ी खबर, विनय कौशल बने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निजी सचिव। 2011 बैच IRS IT अधिकारी हैं विनय कौशल। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां विनय कौशल बने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निजी सचिव। 2011 बैच IRS IT अधिकारी हैं विनय कौशल। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, डॉक्टर एस तेजस्वी नायक बने HD कुमारस्वामी के निजी सचिव। इस बीच इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी के निजी सचिव बनाए गए हैं। MP के 2009 बैच के IAS हैं डॉक्टर एस तेजस्वी नायक, और अब इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी के निजी सचिव के तौर पर वो सर्व करेंगे। MP के 2009 बैच के IAS हैं डॉक्टर एस तेजस्वी। बड़ी जिम्मेदारी अब उनको दी गई है। डॉक्टर एस तेजस्वी बने हैं निजी सचिव। देखिए इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी के निजी सचिव उनको बनाया गया है।